जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं कुछ 1 मिनट के ब्रेक से, ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। काफ़ी लोग हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं इन पेंडिंग में, तो हम 1-2 मिनट का इंतज़ार करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को अगेन। ओके सर। सर ये सुपर कैपेसिटर जो है ये बैटरी को रिप्लेस कैसे करेंगे सर? इसके बारे में बता दें थोड़ा सा। आप रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं सका आपकी आवाज़। सर ये सुपर कैपेसिटर जो अभी नई टेक्नोलॉजी जो आने वाली है कि बैटरी को जो है रिप्लेस करने वाले हैं, तो इसके बारे में कुछ बता दें। ये चीज़ बिल्कुल है, लेकिन ये सिर्फ एक वाहिद चीज़ नहीं है, ये 2-3 टेक्नोलॉजीज़ हैं। अच्छा, ये ई व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंट्रोड्यूस हो रही है जी सर। ई व्हीकल के लिए। वो ई व्हीकल आपका ऑटो रिक्शा, बाइक, ट्रक और कार होगी, जिनके अंदर ये फास्ट चार्जिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर कैपेसिटर को इंस्टॉल किया जाएगा। कैपेसिटर की टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि कैपेसिटर वो वाहिद चीज़ है जो विद इन सेकेंड अपने आप को फुली चार्ज कर लेता है। अगर एक बैटरी लेवल का कैपेसिटर बनाया जाए, लेकिन सिर्फ मसला सिर्फ ये है, एक नॉर्मल और सुपर कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर अपना चार्ज जो है बहुत स्टोर तो बहुत ज़्यादा कर लेता है, लेकिन वैनिश अपने आप को बड़ी जल्दी और पूरा ख़त्म कर लेता है। तो उसकी अगर एज अ बैटरी सोर्स के तौर पे उसे लगाया जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये रिसर्च लेवल का काम है। हम एक स्टूडेंट को मिला के इसके ऊपर FIP करना चाह रहे थे। सुपर कैपेसिटर तो नहीं, एक आइडिया था कि एक लिक्विड बैटरी ऐसी जो कि फास्ट लिक्विड बेस हो। अच्छा, उसका आइडिया ये था कि जैसे आपने बैटरी का केस देखा है ना, हम वो केस लेते और उसके अंदर एक पेंटा ऑक्साइड O5, ये एक केमिकल होता है। अच्छा, ये मैंने कहीं पे एक लाइव इंटरव्यू दिया था किसी बंदे को, वो 1.5 घंटे तक का हुआ था, तो उस वक्त उसने ये टेक्नोलॉजी मुझे बताई थी। तो मैंने सोचा कि इसकी रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे करवाऊँ, तो वो चल नहीं सका। तो उसकी वजूहत ये थी कि हम जो है ज़रा कन्वेंशनल तरीके से सोचते हैं ना। वो ये है कि भाई बच्चा प्रोजेक्ट बनाएगा तो प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप हो, हार्डवेयर हो। रिसर्च प्रोजेक्ट चलता ही नहीं है। रिसर्च प्रोजेक्ट तो सोच में है, रिसर्च प्रोजेक्ट आउटकम्स में है। रिसर्च प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, रिसर्च के आउटकम आए भी या नहीं आए तो कोई चांस नहीं लेता। बच्चों ने तो इवन पूरी तैयारी की थी, रिसर्च करी, बहुत एफर्ट्स करी थी उसमें, लेकिन कमेटी की तरफ से और बहुत सारे लोगों की तरफ से उसको पजीराई नहीं दी गई। लेकिन अगर यूआईटी में हम इस तरह का प्रोजेक्ट करते तो यूआईटी में ये चीज़ बड़ी सराही जाती है कि रिसर्च प्रोजेक्ट हो, क्योंकि बच्चों का रुझान रिसर्च की तरफ जाता है। कन्वेंशनल तरीके से प्रोजेक्ट बच्चा बनाए हो तो बाहर से भी बनवा लेगा जाके, कौन या कम लोग हैं पकड़ने वाले उसे। तो लेकिन पता चल जाता है जो बाहर से बनवाता है। लेकिन थिंक इज दैट कि हम उन लोगों को बहुत ज़्यादा पजीराई देनी चाहिए जो रिसर्च प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। इस तरह बच्चों का और सुपरवाइजर एग्जामिनर का रुझान रिसर्च की तरफ जाएगा। अब रिसर्च का रिस्क लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, या कोई हर कोई तैयार भी नहीं है उसके लिए, जबकि रिसर्च प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करा जाना चाहिए। तो बहरहाल ये स्टोरी कहीं और जा रही है। वो आइडिया ये था कि हम टर्मिनल उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डालेंगे और उसमें सबस्ट्रेट और केमिकल डाले जाएंगे। केमिकल जो है पेंटा ऑक्साइड होगा। तो वो ऐसा केमिकल था कि जब उसको बैटरी के इलेक्ट्रोड से डालते थे ना, तो इलेक्ट्रोड से वो पेंटा ऑक्साइड टच होता था तो वो फुली चार्ज हो जाता था। ये कॉन्सेप्ट है और ये इम्प्लीमेंटेड लेवल पे है, लेकिन इसको ला नहीं सकते। उसकी भी मैं वजह बताता हूँ थोड़ी देर में, स्टोरी थोड़ी लंबी है। तो जैसे ही हम ये केमिकल उसमें डालते थे तो ये बिल्कुल फुली चार्ज बैटरी हो जाती थी विद इन सेकेंड। केमिकल डाला, इलेक्ट्रोड्स को उसने केमिकल से रिएक्ट किया पेंटाऑक्साइड से, और वो बैटरी फुल चार्ज हो गई। अब इसके समूह सारे स्टेशंस बने हुए जगह जगह पे ना, तो जहाँ पर भी बैटरी कम होती थी आपकी, आप फौरन जाते थे स्टेशन पे, वो बैटरी का वो केमिकल निकालता था पेंटाऑक्साइड और दोबारा नया केमिकल डालता था। केमिकल नया डाल के इलेक्ट्रोड से वो केमिकल टकराया और दोबारा से चार्ज हो गई बैटरी फुल। तो ये सुपर फास्ट चार्जिंग ऑफ द केमिकल का एक एक्सपेरिमेंट है जो ई व्हीकल्स के लिए किया जा रहा है, और ये फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है।
और ये केमिकल भी मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी मोनोपोली रहे पेट्रोल की, ऑयल की, इंजन की, और सारे स्पेयर पार्ट्स और ये सब चलते रहें। अब देखें ना, ई व्हीकल या बाइक में जब जितने हमारे दोस्त हैं वो बाइक चलाते हैं, उन्हें पता होगा कि चेन की क्या इस वक्त, चेन जो पहिए में चलती है, इंजन से चलती है और एक पहिए से चलती है वो, और उसके मुताबिक जो है वो चेन का जो फर्दर कॉन्सेप्ट है, इंजन इंजन है, उसके साथ इंजन के साथ और चीज़ें होती हैं आपकी, गरारियाँ, चेन स्प्रॉकेट और दीगर सारी चीज़ें। ई व्हीकल्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ बैटरी है और पहिए पे लगी है मोटर, पहिया चला रहा है मोटर को, और बस, और कुछ भी ज़रूरत नहीं, इंजन की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी बाइक हल्की भी हो जाएगी, लो कॉस्ट हो जाएगी, और सिर्फ बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी। इसका मतलब पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ऑयल चेंज करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छी खासी मोनोपोली है जो पेट्रोल की, ऑयल की हम ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन फिर जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर है कि हम इसके ऊपर लान ही नहीं दे सकते, क्योंकि वो मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी ना, तेल खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा, पेट्रोल खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा, तो उस चीज़ को आने नहीं दे रहे हैं आप। एक ये कॉन्सेप्ट भी था, हमने इससे मिलते जुलती पे एक आइडिया दिया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था क्योंकि रिसर्च बेस्ड जा रहा था, इम्प्लीमेंटेड लेवल के ऊपर भी इसका आइडिया नहीं था, और रिसर्च जितनी की जा रही थी उसका आउटकम केमिकल साइड पे बहुत ज़्यादा था, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन ये FIP के ऊपर एक ग्रुप ने काम किया था और उन्होंने बहुत एफर्ट्स करी थी उसमें, और आइडिया मेरा था इसके ऊपर जो उन्होंने की थी, तो ये कहीं से पिक किया गया था आइडिया एक रिसर्च से। तो कैपेसिटर का भी वही कॉन्सेप्ट है। तो कैपेसिटर के अंदर यही है कि आप कैपेसिटर एक बड़े लेवल पे करें और मल्टीपल सीरीज पैडल बना के, और इस पे एक्सपेरिमेंट आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, वो कन्वेंशनल लेवल का जरूर है लेकिन सुपर कैपेसिटर वो नहीं है। कोई मजीद एडअप करना चाहता है इसमें तो बोलें। सर क्या नाम है, अगर ये आ जाता है फ्यूचर में, तो फिर ये कामयाब होगा आगे या नहीं होगा? फिर इसके चार्जिंग का इशू हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे? उसके लिए स्टेशन बनाना पड़ेगा। आप सुपर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं या बैटरी, लिक्विड बैटरी की बात कर रहे हैं? सुपर कैपेसिटर की सर। ठीक है, सुपर कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आपके फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी बनाए जाएंगे। आप जो देख रहे हैं ना, जितने भी बाहर ममालिक में जो आपकी ई व्हीकल्स लॉन्च हुई हैं, ई ट्रक लॉन्च हुए हैं, तो उनको चार्ज जो किया जा रहा है वो सुपर चार्जिंग सिस्टम के जरिए से किया जा रहा है, जिसे फास्ट चार्जिंग सिस्टम कहते हैं। एक ऐसा चार्जिंग सिस्टम जिससे बैटरी को चार्ज तो किया जाएगा लेकिन फास्ट भी किया जाएगा। और फास्ट चार्जिंग में पता है आपका होता क्या है? आपने एक चीज गौर की होगी, मैं बताता हूँ आपको। एक एम्पेयर का चार्जर लोग लेके आते हैं, एक चार्जर होता है आधे एम्पेयर का मतलब 0.5, और एक होता है 2 एम्पेयर का, एक होता है 5 एम्पेयर का। तो सबसे तेज चार्ज कौन कर सकता है बैटरी को? व्हाट डू यू थिंक? सर 5 एम्पेयर। 5 एम्पेयर कर देगा। तो अगर आप अपने मोबाइल को 5 एम्पेयर वाले चार्जर से चार्ज करेंगे तो आपके मोबाइल को, बैटरी को नुकसान क्या होगा? सर उसकी लाइफ कम हो जाएगी। उसकी लाइफ कम हो जाएगी, एग्जैक्टली उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और उसकी कैपेसिटी होती है एक ना एम्पेयर गुजरने की। आपने ना, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे बिलाल साहब जो है वो एक रोटी खाते हैं दिन की ना, एक वक्त की। आप उनको बोले भाई 4 खा लो एक वक्त में, अब इनकी खाने की नाली तो एक है ना, लेकिन ठूस ठूस के आप सोचें कि मैं चारों रोटियां एक साथ डाल दूं उसमें, तो वो मुश्किल होगी ना। चलो एक दफा खा लेंगे, दो सॉइलिंग हो जाएगी फिर इनके गले में। थिंक इज दैट कि बैटरी की कैपेसिटी का भी यही मसला है कि आप जितनी मर्तबा एम्पेयर गुजारते जाएंगे ना, वो इतनी ड्यूरेबिलिटी बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती। ये प्रॉब्लम है फास्ट चार्जिंग सिस्टम में, जिसको एलन मस्क ने और उसकी कंपनी ने और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उसको बेहतर किया है कि आप बैटरी को हाई एम्पेयर के ऊपर भी चार्ज करें और अच्छी तरह से भी कर दें। अच्छा, आपने कभी देखी है वो बैटरी किस तरह लेवल की है? मैं सिर्फ वो कैपेसिटर या उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको वो देखें, उसका मैकेनिज्म जो एलॉन मस्क ने लगाया है कार के अंदर, जो बैटरीज लगी हुई हैं उसके सीट के नीचे, वो बैटरीज हैं, वो असल में छोटे छोटे यूनिट्स की बैटरीज हैं, और वो लगी होती हैं पैरेलल के अंदर। छोटे छोटे यूनिट्स हैं, छोटे यूनिट्स लगे हुए हैं और पैरेलल में लगे हुए हैं, तो वो जब करंट हैवी एम्पेयर आता है ना, तो उन सब में एक साथ जाता है और वो उसे चार्ज कर लेती हैं, या फिर सीरीज पैरेलल की कॉम्बिनेशन में होती हैं। एक मुकम्मल बैटरी लगाई जाती है। ये जो अभी वो आया, आपने वो देखा होगा रिक्शा, ई रिक्शा आया है, उसका साजगार ने बनाया, 4-4.5 लाख का है वो, तो वो बैटरी पे चलता है, लेकिन अभी उसकी इतनी मार्केटिंग नहीं होने दे रहे।
तो उसमें कर क्या रहे हैं वो लोग, वो लगा रहे हैं बड़ी वाली बैटरी ड्राई सेल की। अब ड्राई सेल की बड़ी बैटरी लगा रहे हैं, उसको फास्ट चार्जिंग पे तो आप चार्ज कर नहीं सकते, और जैसे ही आप उसे फास्ट चार्जिंग पे हायर एम्पेयर पे चार्ज करेंगे वो बैटरी फूल जाएगी, और वे फट भी जाती हैं ऐसी बैटरीज। और दूसरी बात, उनकी रिलायबिलिटी और लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं रहता, एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा चार्जर डिज़ाइन किया जाएगा इसके लिए जो चार्जिंग तो फास्ट करे लेकिन बैटरी की लाइफ को डैमेज ना करे उससे। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कैपेसिटर्स, चाहे वो फास्ट वाले हों या बैटरीज हों, तो वो स्पेशल कैटेगरी की बैटरी होगी। फिर ऑब्वियसली एक रिसर्च टाइप का एक वर्क है कि इसके लिए ऐसी स्पेशल कैटेगरी ऑफ बैटरी बनाई जाएगी जो कि आपकी हाई एम्पेयर कैपेसिटी को बर्दाश्त कर सके, फास्ट चार्जिंग सिस्टम को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि उस फास्ट चार्जर के मुताबिक ही बैटरी भी फास्ट चार्जिंग सिस्टम पे होने वाली हो, और इवन कैपेसिटर्स भी आपके उस लेवल के हों। तो वो कन्वेंशनल लेवल के तो नहीं होंगे, ये रिसर्च बेस्ड न्यू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की बेस पे होगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का एरा आएगा, और जितने भी अरब कंट्रीज है ना, इनका डाउनफॉल फिर यहाँ से शुरू होगा कि तेल तो बेच रहे हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। अब आपको पता है कि जितनी भी ये, अगर हम जो है पावर जनरेशन भी पढ़ रहे हैं आप उसमें हैं अगर, तो उसमें मैंने बताया भी, अभी अभी हमारा हाइड्रो खत्म हुआ है, फिर अभी सोलर भी इंशाल्लाह मैंने खत्म कर दिया है सोलर भी, तो उससे तभी तो उसका कोई इसका कंटेंट भी आया था उसमें। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है अपने 17वें लेक्चर के अंदर या 16वें लेक्चर में, उसे देख लीजिएगा। तो मैंने उसमें यही बताया कि रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी आपकी जिस तरीके से आगे एक बूम क्रिएट कर रही है ना, आने वाले टाइम में थर्मल पावर प्लांट खत्म हो जाएगा। और क्योंकि आपकी जितने भी रिसोर्सेज है ना, चाहे वो कोयले के हों, गैस के हों, और क्या जलाते हैं हम, कोयला, गैस, फर्नेस ऑयल, ये सब का सब आज से 50 साल बाद नहीं होगा। कितना कोयला निकाल लेंगे आप जमीन में से, थर में कितना कोयला दे देगा आपको, लेकिन एक टाइम पे आके रिसोर्सेज खत्म तो होंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप 50 साल 60 साल बाद, मतलब टेक्नोलॉजी तो आपको चाहिए ना, और आपका लोड 50 साल बाद जो अभी है, पाकिस्तान का ले लें जो कि कुछ 30-32 हज़ार मेगावाट बनता है, ये आगे जाके 50 साल बाद कितना होगा, व्हाट डू यू थिंक? इसका डबल टिबल टाइम्स हो जाएगा। तो इतनी कैपेसिटी कहाँ से लाएंगे आप? तो यू नीड डैम्स, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी। और ये चीज़ वो है कि अब फर्नेस ऑयल एक वो चीज़ है जिसको आप अरब कंट्रीज से, वो गल्फ कंट्रीज से वो सब लेते हैं और उसको फिर वो चलाते हैं। आप ईरान, इराक, ये सब को तेल प्रोवाइड करते हैं, इनसे आप तेल लेते जाएंगे लेकिन ये रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद थर्मल पावर प्लांट आपके खत्म हो जाएंगे, तो इनकी मोनोपोली खत्म होगी। फिर पेट्रोल तो अभी, अगर मोनोपोली पेट्रोल की खत्म हो जाए, जो कि डबल टिबल टाइम्स आप टैक्स देते हैं, पेट्रोल आलमी मंडी में कितना होगा, व्हाट डू यू थिंक? सर 30 to 40 है। जी, 30 to 40 है लेट से, बिल्कुल। लेकिन वो यहाँ पे उसके डबल टिबल प्राइस में मिल रहा है आपको। उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट है, उसकी उसकी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, उसमें टैक्सेशन है। इवन पर लीटर आप 14 से 16 रुपए का टैक्स दे रहे हैं उसके, पर लीटर 14 से 16 रुपए का टैक्स। सोचिए आपने एक ऐसी व्हीकल अपने पास रखी हुई है जिसको सिर्फ घर से चार्ज करना है अपने बैटरी को, तो आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे ही नहीं। और अगर अच्छी खासी आवाम अगर इस तौर पे सोचे, तो पेट्रोल की जो डिमांड है, लाइनें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी आपकी। तो ये एरा आहिस्ता आहिस्ता आएगा, और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं ना, और जो एकदम लेके एकदम आते हैं, तो वो फिर नजर नहीं आते कुछ टाइम में। अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखिएगा, पानी से चलने वाली गाड़ी की बात हुई थी, वो आदमी का नाम आपको सुनने में नहीं आ रहा अभी, वो मर भी गया है नहीं ये भी सुनने में नहीं आ रहा। तो जितने लोगों सर ने, वो बंदा है भी या नहीं ये भी नहीं पता। हाँ जी जी जी। तो अच्छा, क्यों? क्योंकि वो पानी से बनने वाली टेक्नोलॉजी लेकर आ गया, वो डिस्टिल्ड वाटर हो या कोई भी वाटर हो, भाई पानी तो है ना, मैं अपने घर में ही बना लूंगा। आप यहाँ पे बस एक मरतबा बोल के दिखा दो, यहाँ तकरीबन औरंगी औरंगी में वो पानी बन जाएगा डिस्टिल्ड वाटर का। तो थिंक इज दैट कि वो मोनोपोली खत्म नहीं होने दे रहे। अब ये खत्म कौन कर रहा है? अब देखें, एलन मस्क ने ये चीज शुरू करी है, वो इतना बड़ा नाम है, अभी पिछले वीक की बात है, उसने बिल गेट्स को बीट कर दिया है अपनी मनी जनरेट करने में। पैसे की जो खपत है उसके पास बिल गेट्स से ज्यादा हो चुकी है अब उसने ये चीज इंट्रोड्यूस की थी ई व्हीकल्स के नाम से, और वो लॉन्च करता जा रहा है। अब इतना बड़ा नाम जब एक चीज स्टार्ट करता है ना, तो उसका स्टार्टअप फिर बोलता है, फिर किसी की मोनोपोली नहीं चलती, फिर वो आगे स्टार्टअप बढ़ता जाएगा। ये चीज इस तरह से आती है इंटरनेशनल मार्केट से, और फिर होते होते ये दुनिया में फैलेगी अभी। फिर ये अरब कंट्रीज, ये सब जो है अपने जो अय्याशियां कर रहे हैं कि अपने तेल के ऊपर और तेल के कुएं, ये सब फिर काम नहीं आएंगे। ये सिर्फ थर्मल पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल होंगे। महंगी बिजली ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बन सकती है, लेकिन वो आपके व्हीकल्स के अंदर काम नहीं आएगा। ये ना ऑयल काम आएगा ना दीगर चीज़ें। फिर आपकी डाइवर्जन भी मुख्तलिफ हो जाएगी। फिर मैकेनिक वो होंगे
जो कि दीगर काम करेंगे। इंजन तो होगा ही नहीं उसमें, चेन भी नहीं होगी, स्प्रॉकेट भी नहीं होगा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपकी। तो बहरहाल ये तो कहीं और डाइवर्जन जा रही है। तो होपफुली ये पूरी साइंस है जो एक गिव एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू चल रही है, और बहुत सारे लोगों के मफादात इससे शामिल हैं। इसीलिए नई टेक्नोलॉजी को आगे आने नहीं दिया जा रहा, और हम चैलेंजेस के लिए रेडी भी नहीं होने जा रहे। अभी जहाँ बाइक्स आपकी बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, वहाँ मेरे ख्याल में गुजरावाला है, वहाँ किसी बंदे ने लाइसेंस इसका लिया है 5 साल का ई व्हीकल बनाने का। अभी उर्दू डाइजेस्ट या पत्नी कोई एक वो आती है, कोई चैनल है यूट्यूब का, उसने कवरेज की थी उसकी स्टोरी कि वो ई व्हीकल लॉन्च करता जा रहा है। होपफुली आने वाले 1 से 2 साल में आपको ई व्हीकल यहाँ पे मिल भी जाए, जो कि अब आएगी, लेकिन वो थोड़ी महंगी है मेरे ख्याल में। किसी ने सुना है कितनी कॉस्ट थी उसकी? कुछ पिछले महीने। सर तकरीबन 1.5 लाख के करीब है, बाइक की बात करूँ मैं। जी जोल्टा जी कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया है अभी। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तकरीबन 1,20,000 से 1.5 लाख के दरमियान इसकी कॉस्ट है। 1.5 लाख ही है वो, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इसकी कॉस्ट जो है वो लाख से भी कम रुपीज में आ जाएगी। बस अब यही है कि आप घर से बैटरी बाइक की निकालें, जैसे रिक्शे वाले करते हैं। रिक्शे वाले खड़ी करते हैं तो वो बैटरी निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रात को बैटरी चोरी हो जाएंगे। तो हम भी यही कर रहे होंगे, बाइक खड़ी करी, बैटरी चार्जिंग पे लगा दी, और सुबह जाके बैटरी चार्ज होके वापस लगा दी, और फिर ले गए, पूरे दिन चलाई, और इस तरह कर लेंगे। तो ये बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। तो बहरहाल ये यहाँ तक हम डिस्कशन खत्म करते हैं और अपनी लैब पर आते हैं। कोई यहाँ तक और कोई बात किसी को कहनी है, डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए, हम वरना आगे चलते हैं, लैब को कंटिन्यू करते हैं। नो सर। अच्छा जी, तो ये सर्किट और ये सब डिस्कस हो गया, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। वाइल कपलिंग bypass capacitors cause the gain of transistor amplifiers to fall off at the low frequency end. तो जो आपकी कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर्स होते हैं वो वजह बनते हैं गेन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स की to fall off and low frequencies end, and the gain fall off at higher frequencies is caused by the internal capacitive effects. As an example, जो CGS है आपका, वो गेट टू सोर्स साइड पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, गेट टू सोर्स साइड पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, तकरीबन ये यहाँ ये वाला जो कैपेसिटर है, और एक गेट टू ड्रेन साइड पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, गेट टू ड्रेन आपका ये बनता है, कैपेसिटेंस क्रिएट करता है ये वाला। इन द कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के अंदर द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद इंटरनल कैपेसिटेंस as shown in this figure, and the frequency of high content of high frequency response is given by in this form. तो high frequency equal to 1 upon 2 pi C in R dash, और मतलब ये वो है आपकी इनपुट रेजिस्टेंस, दिखा देता हूँ, ये इनपुट रेजिस्टेंस। सी इन जो है आपकी यानी इनपुट कैपेसिटेंस है, वो आपका कपलिंग कैपेसिटर है, इसे कहते हैं इनपुट कैपेसिटेंस कपलिंग कैपेसिटर। तो CGS यानी गेट टू सोर्स की कैपेसिटेंस प्लस CGD प्लस ब्रैकेट 1 प्लस और ट्रांस कंडक्टेंस इनटू लोड रेजिस्टेंस। अब इन सबको सिंप्लीफाई करके इनपुट कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगी और हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट आपको इससे मिल जाएगा। ये वो इक्वेशंस हैं जो कि इसमें ड्राइव हो रही हैं, ये जस्ट रटनी नहीं है, जस्ट सिर्फ क्या कहते हैं उसको, सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटिटीज दिखा रहा है कि उसकी अरेंजमेंट कैसे हुई है। हम इसकी डेरिवेशंस पे नहीं जा रहे, ड्राइविंग फॉर्मूले को ही सिर्फ देख रहे हैं। यहाँ तक कोई भी डिफिकल्टी किसी के जहन में अगर है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये है सर्किट, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आवर एम्पलीफायर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आवर एम्पलीफायर जो यहाँ पे बताया गया है। तो V इनपुट जो आपकी सोर्स या सिग्नल की इनपुट वोल्टेज है, सिग्नल यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ से आपकी इनपुट रेजिस्टेंस है, फिर आपकी गेट रेजिस्टेंस है, और ये फिर इसका ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल बना हुआ है, ये ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल बना हुआ है। ये चीज़ हमने उसमें भी देखी है, अपनी थ्योरी में भी देखी है कि इस एक ट्रांजिस्टर का सर्किट के बाद इक्विवेलेंट मॉडल किस तरह से बनाया जाता है। और करें, ये आपका ड्रेन है, ये आपका गेट है, और ये आपकी सोर्स जो कि कॉमन हुई हुई है। तो ये पूरा एक ट्रांजिस्टर का मॉडल है। ये फिर ट्रांजिस्टर के जो ये क्या कहते हैं इसको, करंट सोर्स, तो GM इंटू VGS के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अरेंजमेंट की गई है। ये आपकी R0 है,
अच्छा कोई बताएगा ये स्मॉल आर नॉट क्या है? व्हाट डू यू थिंक? ये तो थ्योरी में भी डिस्कस की है भाई। स्मॉल आर नॉट क्या है? जी जनाब। जी सर, मैं थोड़ा सा गैस कर पाया हूँ, वो बता देता हूँ। ये ड्रेन सोर्स की ड्रेन के अंदर जो रेजिस्टेंस मौजूद होती है ना सर, ये वो ड्रेन सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस मौजूद होती है, ये वो है आर नॉट। जी तकरीबन आपका जवाब सही है। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, बिल्कुल। और ये ड्रेन टू सोर्स के अंदर होती है आपकी इंटरनल जंक्शन रेजिस्टेंस कहलाती है। ये लेयर रेजिस्टेंस, जंक्शन रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तकरीबन आप दोनों का जवाब तकरीबन, नौमान का तो बिल्कुल सही है और बिलाल का तकरीबन तकरीबन सही था। अच्छा उसके बाद फिर ड्रेन जो लगा हुआ होता है उसकी रेजिस्टेंस है, एंड देन उसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस होती है, एंड देन आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है। लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज और इनपुट रेजिस्टेंस। तो बाकी जो हिस्सा है उसका वो ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन में वो होता है ना एक मोटर, उसका इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं, और ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट मॉडल होता है, मोटर का इक्विवेलेंट मॉडल होता है, और क्या पढ़ते हैं? ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर का इक्विवेलेंट मॉडल होता है, जनरेटर पढ़ते हैं। ये तीन चीजें हैं जो पढ़ाई जाती हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। आउटपुट ओवर इनपुट जो कि गेन है, और फ्रिक्वेंसी इसका अगेन वर्सेस जो है ग्राफ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रोल ऑफ अगर आप देखें तो फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपका गेन जो है वो कांस्टेंट है, और आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते हुए आपका गेन यहाँ पे नेगेटिव साइड पे जा रहा होता है, या कम हो रहा होता है, एंड देन उसी के बिहाफ पे आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम हो रही होती है। तो इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट यहाँ लेता है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन could be deducted from equation 3.6, 3.7 and equivalent circuit of common source amplifier. अच्छा फिर यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर इसका गाइड किया है जिसको हम अब पढ़ेंगे। The upper 3 decibel frequency is determined by the interaction of Rn input source resistance that is equal to the input resistance parallel with gate resistance। इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करें तो आपको इनपुट रेजिस्टेंस वो तब्दील वाली मिलेगी, यानी आर डैश सिग्नल वाली। आर एन निकालने का फॉर्मूला ये अभी ऊपर देखा है हमने, ये दोनों फॉर्मूले हम ऊपर देख के आ रहे हैं। इससे ये फॉर्मूला तो हमने उसमें पढ़ा है अभी ना थ्योरी में, लास्ट लेक्चर में अगर आपने देख लिया हो तो उसमें पढ़ा है हमने ये फॉर्मूला। सी इन हमारे लिए ज़रा नया है, लेकिन शायद नया या पढ़ लिया, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो गए हैं एसीडी में जो हम देख रहे हैं। Since the bias resistance of RG gate resistance is usually very large, तो bias resistance है वो आपकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, it can be neglected, और इसको आप neglect भी कर सकते हैं, resulting in R dash जो input है वो Rn के बराबर ही होती है, क्योंकि वो तकरीबन equivalent होती है, छोटी होती है तो वो बराबर approximate ले ली जाएगी। Resistance of this signal source, it follows that a large value of R input will cause high frequency to be lowered. The total input capacitance Cin is usually dominated by C equivalent. बाबर भाई भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। Which turn is large, made large by the multiplication effect that capacitance of gate to drain undergoes. Thus, although capacitance of gate to drain is usually a very small capacitance, its effect on amplifier frequency response can be very significant as a result of its multiplication by the factor 1 plus gm r dash l। अच्छा ये जो फैक्टर है ये यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे यूज हुआ है। अच्छा ये जो बता रहे हैं इसका क्या मतलब है? मतलब इस फैक्टर के जरिए से फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इस फैक्टर के जरिए फ्रीक्वेंसी कम होगी, इस फैक्टर के जरिए से आपका गेन हाई होगा, उस फैक्टर के जरिए गेन लो होगा। तो जस्ट इन फैक्टर्स के नतीजे में इफेक्ट क्या आ रहा है वो इसमें देखना है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी बैंड गेन के बराबर होता है ऑफ द एम्पलीफायर। दिस इज अ मिलर इफेक्ट। अच्छा मिलर इफेक्ट हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 में या 11 में, हम अभी चैप्टर नंबर 9 पर हैं, तो हमने ये अभी पढ़ा नहीं है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा। तो मिलर, मुझे मिलर पढ़ाना है क्योंकि वो आपकी कोर्स आउटलाइन में भी है। तो मिलर थ्योरम्स
के अंदर ये चीज होती है। तो विच कॉज द कॉमन सोर्स एम्पलीफायर टू हैव अ लार्ज टोटल इनपुट कैपेसिटेंस Cin एंड हिंस लो फ्रीक्वेंसी। तो ये जो मिलर इफेक्ट है, इन्होंने बताया कि ये जो कैपेसिटेंस बाईपास और कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं उसके नतीजे में आपके कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में जो कैपेसिटेंस इनपुट की होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो भी आपको हाई मिलती है। लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी लो लेवल पे मिलती है। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जनाब कि कोई एक बंदा जो है इसकी तस्वीर लेके शेयर कर दे। इसरार भाई, ये जितने पार्टिसिपेंट अटेंडीज है ना, इनकी एक तस्वीर लेके ग्रुप पे शेयर कर दें कि ECD लैब 4 सेशन 2 अटेंडीज या पार्टिसिपेंट, तो इनकी तस्वीर आप शेयर कर दें अटेंडेंस के तौर पे या पार्टिसिपेशन के तौर पे। ओके सर। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। To extend the high frequency response of a MOSFET amplifier, we have to find configurations in which the Miller effect is absent. अब इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ऑफ अ MOSFET एम्पलीफायर, we have to find configuration, यानी जिसके ऊपर वो सेट हो सकती है। इफेक्ट इज एब्सेंट यानी इफेक्ट आपका मौजूद है या नहीं, और एटलीस्ट रिड्यूस या वो खत्म हो गया है। कौन सा इफेक्ट खत्म हो गया या बढ़ गया? आपका हाई फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट जो है वो हमें मॉसफेट के जरिए से चेक करना है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है मॉसफेट के एम्पलीफायर, ये मॉसफेट के एम्पलीफायर पे हम काम कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में हाई फ्रीक्वेंसी का जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो गया है या ख़त्म हो गया है, विच वी विल डू आवर नेक्स्ट लैब। ये चीज़ हम नेक्स्ट लैब में भी करेंगे अपने। द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर इज गिवन बाय दी, अच्छा बैंडविड्थ का ये फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा, ये कॉमर्स में भी पढ़ाया जाता है, बल्कि आजकल पढ़ाया भी जा रहा है, जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको याद आ गया होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बड़ी माइनस छोटी फ्रीक्वेंसी से माइनस कर देंगे तो आपको बैंडविड्थ मिल जाती है वहां से। ये कॉमर्स में तो बहुत मशहूर फॉर्मूला है, DSP में भी पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एम्पलीफायर इज गिवन by the bandwidth product which is given by GB. GB stand for gain of bandwidth, यानी AM। ये AM क्या है भाई, कोई बताएगा ये AM क्या है? अच्छा, ये हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कोई अभी एकदम पूछ लिया मैंने। सर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, और कोई गैस करेगा भाई क्या कहते हैं इसको? असल में मुझे भी याद नहीं आ रहा। जी जनाब, कोई और बताएगा, फिर हम देखते हैं ऊपर जाके। If you have any student contact to be added in my course, please send them LCS, ENA, LA, PSP। अच्छा, PSP कोई पढ़ रहा है सर से? PSP यस सर। फारूक जैसा आपसे ना कांटेक्ट कर लीजिएगा। और LCS, ENA, LA और LCS, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो बच्चे आपकी नॉलेज में उन्हें मुझ तक फॉरवर्ड कर दें। तो PSP तो मेरे ख्याल में आप पढ़ लें, तो उनसे वो शायद लेक्चर वगैरह अपने करेंगे। बड़ा स्पेशल कैटेगरी का ऑफर हुआ है PSP भाई, बड़े लकी आदमी हैं आप। एम्पलीफायर सर, एम्पलीफायर। अच्छा जी, तो ये सारी आप लोगों की मेहनत है जो हमें सब कुछ आसानी हो गई, वरना इतना आसान नहीं था सर ये सब। हाँ, फारूक साहब इवन पढ़ाते नहीं है PSP, उन्होंने फिर लेक्चर लिए हैं दीगर, उनको आउटलाइन वो सारी चीज़ें अरेंज मैंने करी दी थी, फिर वो ऑफर करवाया, वो सारी चीज़ें हुई थी। बहरहाल बड़े मतलब खुशकिस्मत लोग हैं आप लोग, सारी चीज़ें मिल रही हैं। सर इसके अलावा जो कल कल परसों से जो आप मेरे काम की वजह से बहुत ज्यादा रहे, वो सारी चीजें भी हैं सर। बस आपने भाई बहुत सब। दुआ में याद रखिएगा भाई। कंटिन्यू करते हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पे, यह है मिड गेन, जिसे AM कहते हैं, ठीक है, मिड गेन कहते हैं जनाब इसको। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है ये मिड गेन कहते हैं इसको, मिड गेन मल्टीप्लाई करते हैं हम। अच्छा, मिड गेन होता कहाँ है, अब ये भी दिखा देता हूँ भाई। अच्छा, अभी याद हो गया तो सर वो सेंट्रल लो फ्रीक्वेंसी से लेके हाई फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो होता है वो मिड बैंड कहलाता है। लेकिन सर यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था कि इन्होंने मिड बैंड को शो करा है AM के नाम से, जी जी ठीक है, और हमने FL को शो किया था लो फ्रीक्वेंसी, और FH को शो किया था हाई फ्रीक्वेंसी के नाम से। तो बिल्कुल। सर यहाँ पे इन्होंने MD के नाम से क्यों नहीं शो किया?
तो ज्यादा अच्छा मेंशन हो जाता कि हाँ भाई मिड बैंड की बात हो रही है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने इसमें एसएनएस के अंदर हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो एएम से लिहाज एम्पलीट्यूड वो याद आ रहा था मुझे। जी जी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उससे रिलेट करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है असल में। मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है। हम आप ये बुक जो पढ़ रहे हैं ना फ्लॉयड की, इसको अगर आप शुरू से आखिर तक देख लें तो इसमें गेन को ए से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। ओके। जी फॉर गेन नहीं होता, ठीक है। और जी फॉर गेन पढ़ाया जाता है एलसीएस में, वो उसकी स्पेसिफिक बुक्स होती हैं। तो ये इसकी एक नोटेशन है जो ये रिफ्लेक्ट करती है कि जितने भी गेन है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एम फॉर मिड, तो गेन ऑफ मिड या मिड गेन, ये पढ़ा जाता है इसे, ठीक है। तो जी ये उसकी नोटेशन है। अच्छा, इसको हम मिड गेन को अगर डेसिबल में लाना चाहते हैं तो उसका लॉग ले लें, मल्टीप्लाई 20 से करते हैं तो वो आपका डेसिबल में आ जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ नहीं, मतलब इसका यूनिट डेसिबल है, वो रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। 9 मिनट 8 मिनट रह गए तो हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं जल्द से जल्द, ताकि ये लैब आज हमारी हो जाए। और उसके बाद फिर मुझे ईसीडी के कोड्स के ऊपर भी आज ज़रा एक एक्स्ट्रा सेशन लेना है, वो भी इंशाल्लाह मैं भी लूँगा। मेरी लैब का तो टाइम अभी है, जितनी जल्दी हो सके मैं आज फुलफिल करवाऊँगा इसको। ट्रेड ऑफ बिटवीन द गेन एंड बैंडविड्थ, अच्छा ये मैंने बता दिया कि ये आपका मिड गेन होता है, एम ए एम कहते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय दी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरीके से आपको गेन ऑफ बैंडविड्थ मिल जाता है। देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, यानी लेना देना लगा रहता है हमेशा। वो क्या है? बिटवीन गेन एंड बैंडविड्थ, कि आप गेन के बदले बैंडविड्थ मिलेगी और बैंडविड्थ कम करेंगे तो गेन बढ़ जाएगा, गेन बढ़ जाएगा तो बैंडविड्थ। तो ये इस तरीके से। और वो कैसे है? वन कैन इंक्रीज बैंडविड्थ, अगर आप बैंडविड्थ इंक्रीज करते हैं तो गेन आपका डिक्रीज हो जाएगा। एंड व्हाइल द गेन कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सोर्स रेजिस्टेंस, और जब आप गेन को डिक्रीज करते हैं तो सोर्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें ट्रेड ऑफ में आती हैं। ट्रेड ऑफ ऐसी है ना भाई, आपको भूख लग रही है तो आप पैसों से खाना खरीदेंगे तो पैसे चले जाएंगे, खाना आ जाएगा। अच्छा, खाना आप खा लेंगे तो खाना खत्म हो जाएगा, पेट भर जाएगा आपका। तो ये ट्रेड ऑफ कहते हैं इसे। ये बड़ी अजीब बात है। मैं एग्जांपल देता हूँ तो खाने पीने की बातें अक्सर एग्जांपल दे देता हूँ उसमें, तो कंटिन्यू करते हैं इसमें। प्रोसीजर में बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट कॉमन सोर्स पॉस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एम्पलीफायर, जो आपने कॉमन सोर्स अभी पढ़ा एम्पलीफायर डिजाइन लैब 2 के लिए भी किया था। प्रोसीजर मेंशन इन द लैब 2, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। इसमें जो फंक्शन जनरेटर के जरिए आप इनपुट सिग्नल लेंगे वो 200 मिली का इनपुट सिग्नल लेंगे, जो कि पीक टू पीक होगा एट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे आप लेंगे। फंक्शन जनरेटर कनेक्टेड टू 10 सर्किट, और फंक्शन जनरेटर आप कनेक्ट करेंगे सर्किट से। और पहली फ्रीक्वेंसी कौन से लेंगे? 50। और कहाँ तक बढ़ाएंगे इसको, याद है किसी को? सर 1 MHz के, वन मेगाहर्ट्ज के। वन वन मेगा तक बढ़ाएंगे, बिल्कुल जनाब। तो 50 से शुरू करेंगे और इतने एम्पलीट्यूड से, और फ्रीक्वेंसी वेरी करते 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 उसमें वो वेरी एक नोजल होता है जिससे आप बढ़ाते जाएंगे, और 50 हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज तक चला जाएगा फ्रीक्वेंसी का एस्पेक्ट आपका। इस तरीके से ये फुलफिल हो जाएगा। नाउ वेरी फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल, और फिर आप उसको बढ़ाते जाएं। करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड वेरिएशन इन आउटपुट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वैल्यूज, और फिर आउटपुट पे आपको मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसीज मिल रही होंगी। अच्छा, जब आपने इनपुट पे 50 हर्ट्ज रखा हुआ है और वोल्टेज आपने एम्पलीट्यूड के 200 मिली वोल्ट पीक टू पीक रखे हुए हैं, उसके नतीजे में आपको आउटपुट पे वेव फॉर्म मिल रही होगी। अब जैसे जैसे आप इनपुट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे 50 हर्ट्ज से ऑनवर्ड्स आगे 1 मेगाहर्ट्ज तक, तो आउटपुट के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। Note down the reading and plot frequency response. The graph between gain and frequency would be formed. अब आपने जो वो फॉलो करना है ना, फ्रीक्वेंसी और उसके नतीजे में गेन आ रहा होगा, तो ये आपका वो आउटपुट वोल्टेज आ रहे होंगे। आउटपुट वोल्टेज कहाँ आएंगे? इसके लिए आप लाएंगे ऑसिलोस्कोप। एक आउटपुट है ना, आउटपुट कहाँ पर आएगा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आउटपुट आएगा, यहाँ पे आप लगाएंगे अपनी ऑसिलोस्कोप, यहाँ लगाएंगे आप फंक्शन जनरेटर, तो यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट जो मिल रहा होगा वो आप ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे पढ़ेंगे, ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे पढ़ेंगे, और वो आउटपुट जो आपको आ रहा होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, नोट करके। 10 किलो हर्ट्ज आगे जा रहा है कि नहीं है भाई? जा रहा है 1 मेगाहर्ट्ज तक, यानी 15 रीडिंग इसकी नोट करके आप लिखेंगे। 15 रीडिंग नोट करके आपको मुख्तलिफ आउटपुट वोल्टेज मिल जाएंगे। अच्छा, गेन क्या होता है? गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कितने थे आपके? वो थे आपके 200 मिली वोल्ट पीक टू पीक, और इनपुट जो आ रहे हो, आउटपुट जो यहाँ से मिलेंगे उसको अपने गिवन इनपुट से मैं दिखा देता हूँ।
ये इससे डिवाइड कर देंगे, आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा? गेन। और ये कितनी मरतबा निकालेंगे आप? 15 मरतबा निकालेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज आपके यहाँ से हासिल हो रहे होंगे जो स्क्रीन ऑफ दी ऑसिलोस्कोप पे आएंगे, और इनपुट वोल्टेज से उसे डिवाइड कर देंगे, तो आपको गेन यहाँ से मिलता जाएगा और ये फिल होता जाएगा। और आखिर में ये गेन और आउटपुट वोल्टेज का चार्ट पूरा फिल होने के बाद आपको मैक्सिमम डेसिबल कितना मिल रहा है गेन। तो मैक्सिमम गेन जो है वो जो आखिर में यहाँ पे आ रहा होगा, या वो रीडिंग देख के आपको आइडिया होगा सबसे मैक्सिमम गेन आपको किस रीडिंग पे मिला है, वो मिडिल की रीडिंग होगी जिसमें मिलेगा। वो आपको कर्व याद है? लोअर फ्रिक्वेंसी और हायर फ्रिक्वेंसीज के बिटवीन आपको मिल रहा था ज्यादा फ्रिक्वेंसी का बैंड, तो इन बिटवीन आपको मिडिल में कहीं गेन ज्यादा मिलेगा, वो यहाँ लिख देंगे आप। 3 डेसिबल गेन क्या था वो यहाँ पे लिख देंगे। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी लो फ्रिक्वेंसी आपकी क्या थी, वो किसी एक पे आ रही होगी, ठीक है, वो यहाँ लिख देंगे। और हायर फ्रिक्वेंसी वो यहाँ मेंशन कर देंगे आप, वो कितनी थी, वो मिडिल की होगी, मतलब वो जिसमें सबसे ज्यादा गेन बढ़ने से पहले जो फ्रिक्वेंसी होगी वो लो फ्रिक्वेंसी है, और वो फ्रिक्वेंसी जिस पे गेन सबसे ज्यादा बढ़ा और उसके बाद फ्रिक्वेंसी फिर कम हो गई, तो वो आपकी, या फिर गेन कम था और गेन आहिस्ता आहिस्ता फिर कांस्टेंट हो गया, वो उस तरफ फ्रिक्वेंसी आपकी लोअर होगी। फिर क्या होता है, आपका गेन कांस्टेंट हो जाता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहती है, और एक टाइम पे आके आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है लेकिन गेन कम हो जाता है। जिस लेवल पे वो गेन कम होता है वो आपकी हायर फ्रिक्वेंसी होती है, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं आप, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ मेरे भाई आप लोगों को, यहाँ से ये बता रहा हूँ मैं। तो ये आपकी लो फ्रिक्वेंसी है, ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसी है, ये आपका गेन कम था, बढ़ते 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 कांस्टेंट हो गया, तो आपकी लोअर फ्रिक्वेंसी इस पे कांस्टेंट हुआ, यहाँ इस पॉइंट को लो फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और यहाँ पे आके इस फ्रिक्वेंसी जहाँ पे गेन आपका कांस्टेंट था और फिर यहाँ पे डिक्रीज होने लगा, तो उस लेवल को कहते हैं आपकी हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और वो 3 dB का क्या है, 3 डेसिबल वो गेन है जिसपे आपका गेन कांस्टेंट हो जाता है, उस पे बताना है आपको गेन। तो ये बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये बता देंगे। बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे आप, हाई फ्रीक्वेंसी को लोअर फ्रीक्वेंसी से माइनस कर दें, बैंडविड्थ मिल जाएगी आपको, वो इस तरह यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आपने व्हाट डू यू हैव लर्न फ्रॉम दिस लैब, ये बताना है यहाँ पे, मल्टीसिम में इसको रन करना है, और ये लैब यहाँ पे पूरी हो गई है। इसके लर्निंग आउटकम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या आपने इस लैब में क्या सीखा बीइंग एन स्टूडेंट। ये सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है, 2 मिनट रह गए हैं या 2.5 मिनट। तो इस लैब के हवाले से किसी के जहन में अगर कोई सवाल है या रीडिंग के लिहाज से, तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, वरना फिर मैं सवाल पूछ लेता हूँ। कोई भी डिफिकल्टी किसी को है तो पूछ लें। बाबर भाई जी पूछें। कोई भी डिफिकल्टी किसी को नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी तौसीफ अली, सिराज, नुमान, मकसूद, मोहम्मद रज़ा, इसरार अली, बिलाल, बाबर। कोई भी डिफ़िकल्टी किसी को है तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा इसमें जो हमने डिस्कस किया है। तो लेफ्ट इसमें जी जी नहीं, इसमें आपने सही समझा दिया काफी हद तक, तो डिफिकल्टीज तो अब नहीं है। सही। अच्छा, इसमें जो आपका पूरी लैब है ना, वो बेस्ड करती है इसके ऊपर, इस ग्राफ पे। इससे ही ये बनाना है आपको, सर्किट भी सही बनाएंगे तो ये ग्राफ भी सही बनेगा। जब भी ग्राफ सही बन गया आपका, तो आपको रीडिंग से अंदाजा हो जाएगा कि आप जैसे जैसे बना रहे होंगे ना, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप बढ़ा रहे होंगे तो आपका गेन बढ़ रहा होगा। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी के बाद, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही होगी लेकिन गेन कांस्टेंट हो जाएगा। तो जिस लेवल पे आके गेन कांस्टेंट हो जाए और फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती रहे, वो फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी है। और जो गेन जिस पे कांस्टेंट हो जाए, वो आपका 3 डेसिबल में जो गेन आ रहा होगा, वो 3 डेसिबल होता है जिसके ऊपर गेन आपका कांस्टेंट हो जाता है, और वो गेन आपका 3 dB लेवल के ऊपर गेन कहलाता है। अच्छा, फिर ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर गेन आपका कम होने लगता है, वो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ रही होती है, गेन कम हो रहा होता है, ये मिड बैंड कहलाता है। यहाँ पे ये सेशन हमारा एंड हो रहा है। कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें, फिर हम अपनी ECD की क्लास अब कंटिन्यू करते हैं एक्स्ट्रा सेशन के तौर पे, और उसमें भी ज्वाइन करिएगा जो लोग अवेलेबल हों। अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, जो लोग अवेलेबल हों वो अटेंड कर लें। बाकी हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और अगले सेशन में फिर मिलते हैं जो ECD थ्योरी का हमारी क्लास होगी ऑनलाइन। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं किसी के जहन में, सब कुछ समझ आ गया सबको?